नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन में की इस विषयवार अध्ययन में राजनीति विज्ञान का या पॉलिटी का जो है हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद चैप्टर हम पढ़ रहे थे और हमने जो है अनुच्छेद 22 तक जो हमने उनका व्याख्या देख ली थी और समझ लिया था। आगे देखेंगे हम अनुच्छेद 23। देखिए, अनुच्छेद 23, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी जो हेल्थ सही नहीं है मेरी, तो आवाज़ जो है सही से नहीं आ पा रही है, लेकिन क्लास कुछ बनानी है तो देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी यहाँ पे अनुच्छेद 23 में बात की जा रही है कि मानव दुर्व्यापार मतलब मानव का व्यापार नहीं होना चाहिए और उनको जो है गुलाम बनाने की जो प्रथा थी पहले, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये किसमें? अनुच्छेद 23 में। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। ठीक, अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अर्थात ऐसी जगह पे जो है बालकों को कार्य नहीं करना है या करने देना है या रोकना है, जहाँ पर उनके जो है स्वास्थ्य संबंधी वातावरण सही ना हो, यानी उनके अनुकूल ना हो। ये किस में है? अनुच्छेद 24 में है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 25 में। सीधा सीधा ही बात ये कही जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसके जो है अकॉर्डिंग अपने आचरण कर सकता है और प्रचार भी कर सकता है। ये स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25 में। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनके हितों का संरक्षण की जो बात की गई है वो किस में की गई है? अनुच्छेद 29 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32, इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 39 क्या है? ये आजकल पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि अभी अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, 25, 32 प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं बहुत बार, लेकिन अब जो है कुछ नए आर्टिकल जो है एग्जामिनर पूछ रहे हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या भी उसी सीरीज में है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 29 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अर्थात हर एक नागरिक को समान न्याय दिया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो या जन्म स्थान कहीं भी हो उसका, और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 कै में। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 40, बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्राम पंचायत की स्थापना अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए, यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है? कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो है नागरिकों को काम मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है। लोक सहायता यानी सरकारी जो जॉब है या कार्य हैं उन पे कार्य करने का अधिकार या लोक सहायता मिल सकती है। ये किस में है? अनुच्छेद 41 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 43, ठीक है। अनुच्छेद 43 क्या? 43 है, सहकारी समितियों का संवर्धन। ये किस में है? अनुच्छेद 43 ख में। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 44 आजकल न्यूज में है, ठीक है, चर्चा का विषय है, तो ये पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है? एक समान सिविल संहिता किस में है?
अनुच्छेद 44 में है। देखिए इसका मतलब क्या है, वैसे तो हम एक अलग सी क्लास चलाएंगे इसके जो है पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए। फिलहाल तो यहाँ पे रिवीजन किया जा रहा है, तो इसमें इतना थोड़ा बहुत जो है आपको डिटेल बता देता हूँ। एक समान सिविल संहिता कहने का मतलब ये है कि सभी जो भी नागरिक हैं उनके लिए जो सिविल संहिता यानी जो कानून संहिता होगी वो सभी के लिए समान होगी। ठीक है, तो इसको लागू किए जाने की बात की जा रही है अभी अनुच्छेद 44 को। ठीक है, ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, इसके बारे में जो है चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे एक समान सिविल संहिता किसमें है, अनुच्छेद 44 में। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45। देखिए अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा शिक्षा के लिए प्रावधान। देखिए इसमें क्या अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान किया गया है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं यानी बाल्यावस्था में है, उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किसकी तरफ से होना चाहिए, ये राज्य की तरफ से होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, इसमें है ये अनुच्छेद 45 में। अगला है अनुच्छेद 48 क्या है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, यानी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन यानी उनका बचाव करना, उनकी सुरक्षा करना, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 48 क्या है। ये कौन करेगा, सरकार यानी राज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें है पर्यावरण का संरक्षण। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, 48 कै में, या ये आता है वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है, 48 कै में। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे दोनों को, पर्यावरण का संरक्षण भी और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा भी, अनुच्छेद 48 कै। आगे देखेंगे अनुच्छेद 50, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखो न्यायपालिका एक अलग संस्था है, ठीक है, शाखा है, और कार्यपालिका अलग। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो अधिकार हैं या उनके जो कार्य हैं उनका जो पृथक्करण किया गया है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार आता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से आर्टिकल में है या कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 51, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का मतलब क्या है, मतलब यह है कि राज्य सरकार का कार्य होगा या उसका कर्तव्य है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, यानी जो भी उसके आस पड़ोसी देश हैं उनसे अच्छे संबंध रखे और ताकि शांति बनी रहे, ये राज्य सरकार का जो है कर्तव्य है। और ये किस में बताया गया, अनुच्छेद 51 में। तो प्रश्न अगर इस प्रकार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 51 में। ठीक है, आगे देखेंगे 51 क्या है। देखिए ये आ चुका है अनुच्छेद 51 क्या है, मूल कर्तव्य है, यानी कि जो है मोरल ड्यूटीज़ जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस में है, 51 क्या में। ये बाद में जोड़ी गई थी, ये पहले नहीं थी इसमें। ठीक है, जो हमारे जो नागरिक हैं उनके जो मूल कर्तव्य, कुछ मूल कर्तव्य हैं, जैसे कि मूल अधिकार है वैसे ही मूल कर्तव्य हैं, तो उनके बारे में बताया गया है, जिसमें भी पहले 10 मूल कर्तव्य थे, अब 11 हो गए हैं। ठीक है, सीधे सीधे अगर क्वेश्चन ये आता है कि मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क्या में। और मूल कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं, इससे लिए रूस से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। आगे देखेंगे अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में है, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, यह प्रश्न इस प्रकार बनता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होगी, यानी कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, किस पद्धति से होना है, ये किसमें, अनुच्छेद 55 में है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति है अगर उसका पुनर्निर्वाचन करना है तो उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 57 में। आगे देखेंगे राष्ट्रपति के पद की योग्यता। देखिए यानी कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, वो किसमें, अनुच्छेद 58 में।
राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञा, यानी राष्ट्रपति की जो शपथ है, ठीक है, शपथ जो है किसमें है? अनुच्छेद 60 में। बहुत इंपॉर्टेंट 61 आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, ये किसमें है? अनुच्छेद 61 में। पहले तो महाभियोग समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके लिए अलग क्लास चलेंगी, महाभियोग क्या होता है और महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसमें क्या क्या जो है प्रोसेस होता है, ठीक है, और किस प्रकार जो है राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, महाभियोग जो है राष्ट्रपति जो महाभियोग चलाना है कि जो प्रक्रिया है महाभियोग चलाने की, वो किसमें? अनुच्छेद 61 में। महाभियोग का मतलब ये है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो राष्ट्र के हित के लिए नहीं है, या फिर अब राष्ट्र के हित के लिए नहीं है, या फिर देशद्रोह के में है, तो इस उसमें जो है राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें? अनुच्छेद 66 में। 70 देखेंगे, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है, अन्य आकस्मिकताओं में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी मान लीजिए कुछ जो आकस्मिकताएं हो जाती हैं तो राष्ट्रपति के जो कृत्य हैं उसका निर्वहन किसमें? अनुच्छेद 70 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन की या परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए पहले तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल थोड़ा ये समझेंगे कि प्रश्न अगर इस प्रकार आए कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है, सीधा सीधा प्रश्न अगर नॉर्मल अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो ये पूछता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में। क्षमादान का मतलब ये होता है, मान लीजिए जो है किसी जो है क्रिमिनल को कोई सजा दी गई है, ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो राष्ट्रपति के कुछ अधिकार होते हैं कि वो जो है उसके जो उसको दंड मिला है उसको निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, या परिहार मतलब या लघुकरण मतलब होता है, मान लीजिए कि जो है उसका टाइम पीरियड कम कर सकता है, मान लो 5 साल की सज़ा मिली है तो उसको 2 साल कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई जैसे कि अगर मान लो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है, यानी कि जीवन भर के लिए जो है जेल में मिला है तो भी उसको जो है कम कर सकता है, या फांसी की सज़ा मिली है तो उसको कम करके माफ़ करके लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कर सकता है, ठीक है, यानी कि जीवन भर जो है दंड जेल में, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 में ये दिया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें हम जब राष्ट्रपति चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 73, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ आप समझ रहे हैं, संघ मतलब जो बीच में बात की जा रही है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार किसमें है? अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74, ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। देखिए अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। सीधे सीधे किसकी बात की जा रही है? मंत्रिपरिषद की, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद, अगर प्रश्न सीधा ये बने कि मंत्रिपरिषद का गठन जो है किसमें? अनुच्छेद 74 में। या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में। ध्यान रखेंगे, सीधा मंत्रिपरिषद भी बोल सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखेंगे 75(1) यानी ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री है वो अपने नीचे जो उसके मंत्री होंगे, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, जो उसके नीचे मंत्री होंगे, ठीक है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और ये किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 75(1) में है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे 76, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं, ठीक है। भारत का महान्यायवादी किसमें है? अनुच्छेद 76 में, जिसे जो है सरकार का वकील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सरकार का वकील, ठीक है, सरकार का वकील भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकता है कि सरकार का वकील या
महान्यायाधि जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 79 79 संसद के गठन का प्रावधान। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ लेता है आपसे, ये बताइए कि संसद जो है कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 79 में। और 80 में किसकी संरचना है, राज्यसभा की। ठीक है, और 81 में किसकी, लोकसभा की। ठीक है, तो आपको पता है कि संसद, पहले तो संसद है, ये संसद है पूरी, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट भी जो है में 3 पार्ट होते हैं, 3 जो है चीज़ों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, संसद बनती है। पहले होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा, पहले होंगे राष्ट्रपति, ठीक, दूसरी होंगे लोकसभा, और तीसरा क्या होता है, राज्यसभा। तो ये तीनों मिलके जो है संसद को बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और तब पूरा कहलाता है संसद। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि संसद जो है किससे मिलकर बनती है, तो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि देखो संसद जो है कौन से अनुच्छेद में, 79 में, राज्यसभा किस में, 80 में, और लोकसभा किस में, 81 में। तो अगर याद करना है तो आप इस तरह की सीरीज से याद कर सकते हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, यानी 79, 80, 81। ठीक है, तो सीधे अगर वो प्रश्न पूछ ले कि लोकसभा किस में है, तो लोकसभा 81 में, राज्यसभा की संरचना किस में, 80 में, संसद का गठन किस में है, 79 में। तो 79, 80, 81। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, आगे देखेंगे। तिरासी एक, राज्यसभा का स्थायी सदन। ठीक है, इसको समझेंगे, ये बहुत डीप चीज़ है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, फिर भी समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, राज्यसभा का स्थायी सदन मतलब राज्यसभा हमेशा स्थायी रहती है, कभी विघटित नहीं होती है, यानी राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। ये किस में है, अनुच्छेद 83(1) में। ठीक है, लोकसभा भंग हो सकती है, स्थगित हो सकती है, लेकिन राज्यसभा जो है भंग नहीं होती ना स्थगित होती है, वो हमेशा, हाँ, उसके जो है मेंबर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 83, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। ठीक है, जो अगर जो है अर्हता मतलब योग्यता, वही है कि संसद का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता या क्या अर्हता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें किस में है, 84 में। आगे देखेंगे 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो संसद है उसके सत्र को शुरू करना, सत्रावसान मतलब खत्म करना, या संसद को पूरा विघटन ही कर देना, यानी भंग कर देना, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 101, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो 101 में क्या है, या सीधा ये पूछेगा आपसे कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका एक निर्णायक मत है। निर्णायक मत समझ रहे हो, मान लीजिए कि लोकसभा में किसी विधेयक के ऊपर जो चर्चा की जा रही है या मत हो रहा है, और जो है बीच में जो है टाई अप हो जाता है, टाई अप मतलब बराबर बराबर मत हो जाते हैं, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके पास एक निर्णायक मत का अधिकार है। ठीक है, वो चाहे तो निर्णायक मत दे सकता है, यानी पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, देखो लिखा है यहाँ पे, पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर जो है एक निर्णायक मताधिकार बन जाता है किसके पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, तो वो चाहे किसी भी तरह अपना जो है निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष का जो निर्णायक मत का अधिकार है वो किस में है, अनुच्छेद 101 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 108, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलेंगे हम, बहुत बार 108 पूछा जा चुका है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है संयुक्त बैठक की। देखिए मान लीजिए कि जो है कोई विधेयक लाना है, ठीक है, ठीक है, तो अब मान लीजिए वो लोकसभा में आया, फिर लोकसभा से फिर राज्यसभा में गया, या पहले राज्यसभा में आया चाहे लोकसभा में आया, बात है कि दोनों में, और दोनों में जो है कुछ मत बैठ नहीं रहा है, मतलब आपस में जो है उनमें बराबर बराबर की नीति बन नहीं पा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो है दोनों को एक साथ बैठा देता है, यानी संयुक्त बैठक करता है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब जो संयुक्त बैठक है वो दोनों मिलके उस जो है विधेयक पे जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी मताधिकार होगा वो करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि जो सदन है, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो किस में है, अनुच्छेद 108 में, ध्यान रखेंगे। और कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति बुलाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा।
ध्यान रखेंगे। और संयुक्त बैठक किस में है? अनुच्छेद 108 में। ठीक है। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। देखो यहाँ पे सिर्फ प्रक्रिया की बात की जा रही है, प्रश्न को थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो धन विधेयक है उसके संबंधों में जो विशेष प्रक्रिया होती है वो किसमें? अनुच्छेद 109 में। लेकिन अगर बात करी जाए कि धन विधेयक की परिभाषा, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, उसकी जो परिभाषा है वो किसमें है? 110 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 110, इसको समझेंगे। अगर मान लीजिए अगर एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछे कि बताइए कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, वो 109 में है। और अगर बात की जाए कि धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाएगा या नहीं, ये किसमें? अनुच्छेद 110 में है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 112। देखिए ये मैं पहले बताया था आपको, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको समझेंगे। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए यहाँ पे ये जो बात की जा रही है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब कहा जा रहा है बजट का, बजट, बजट बोला जा रहा है, बजट। ठीक है, देखिए बजट नाम का कोई भी जो है शब्द हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वो किस में है? अनुच्छेद 112 में। अगर प्रश्न इस प्रकार से आए कि भैया ये बताइए कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 में। या अगर प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाए कि बजट का प्रावधान हमारे संविधान में है, तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्रावधान है लेकिन बजट जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, किसमें? 112 में। ठीक है, आगे देखेंगे वित्त विधेयक 117। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा धन विधेयकों के बारे में, संबंध प्रक्रिया धन विधेयक। यहाँ पे बात की जा रही है वित्त विधेयक। ठीक है, देखिए धन विधेयक अलग होता है और वित्त विधेयक अलग होता है। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे पूरा डिस्कशन के साथ। ठीक है, या फिर इसके लिए एक अलग क्लास लाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे पूछा जाए कि वित्त विधेयक का जो विशेष उपबंध है वो कौन से अनुच्छेद में? 117 में। लेकिन वहीं अगर पूछ लिया जाए कि धन विधेयक की परिभाषा किसमें? 110 में। और ये पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें? 112 में। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 110, 112, 117। 117 में वित्त विधेयक है, 110 में धन विधेयक है और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे हम बजट बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 122। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। ध्यान देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो न्यायालय है वो संसद के कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि माफी चाहूंगा संसद की जो भी कार्यवाही होगी उसकी जांच करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद 122 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 123, संसद के विशांतरी काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि संसद का विशांतरी काल मतलब कि संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, देखो संसद चलेगी तो क्या बनेगा? विधेयक आएगा, कानून बनेगा किसी भी चीज पर। लेकिन अगर संसद का सत्र ही नहीं चल रहा और उसी समय जो है कोई विधेयक लाना है, कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है। समझ रहे हो? हमने पहले जो पढ़ा था अभी पीछे, जब संवैधानिक उसमें क्या बोलते हैं, विस्तार में जब हमारा संविधान बना, इतिहास में पढ़ा था कि जो है वायसराय को शक्ति दी गई थी अध्यादेश की, ठीक है, जारी करने की। मान लीजिए कि जो है राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, वो अपने से खुद एक कानून बना सकता है। वही ये शक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहा है कि विशांति काल यानी संसद नहीं चल रही है, ना लोकसभा चल रही है ना राज्यसभा चल रही है, और इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी करके उसको कानून बना सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अध्यादेश मतलब वो अध्यादेश जारी कर सकते थे, मतलब उसने पारित कर दिया कि भैया ये कानून बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, पहले तो ये समझ लेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। समझ में आया? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में। ठीक है, और अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब विशांति काल यानी संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ उसके बारे में। बस अध्यादेश के बारे में तो हम पढ़ेंगे। ये जो कानून बनता है ये सिर्फ 6 महीने तक रहता है, क्योंकि 6 महीने बाद फिर से जो है संसद का सत्र चलने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आज तो यहीं पे रखते हैं, इसके आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ी हेल्थ भी सही नहीं है, आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ पा रही है मेरी। धन्यवाद।